सुप्रभात बच्चों। इससे पहले आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, पुस्तक के कुछ अंश पढ़े। आइए आज हम उसके कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है? तो देखिए उत्तर क्या है, देखते हैं। भारत एक भूभाग का नाम नहीं है, अपितु उस भूभाग में बसे लोगों, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके रीति रिवाजों, उसके इतिहास का नाम भारत है। उसके भौतिक स्वरूप का नाम भारत है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अतीत में अनेकों संस्कृतियों को बनते बिगड़ते देखा है। अनेकों संस्कृति आई और यहाँ आकर या तो विलीन हो गई या नष्ट हो गई, परंतु इन सब में अपनी संस्कृति को न सिर्फ बचाए रखा अपितु उसे श्रेष्ठ भी सिद्ध किया, इसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी किया। उसने कितने ही आक्रमणकारी देखे, कितने ही शासनकाल देखे, गुलामी की बेड़ियां देखी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने अपनी शक्ति को दूसरों के पैरों तले पाया, पर उसने फिर उठकर अपने सम्मान को पाया, अपनी धरोहर को खोने से बचा लिया। आज बेशक वह एक बड़ी आबादी वाला देश हो, परंतु उसके पास आज भी उसकी बहुमूल्य विरासत है, उसकी संस्कृति, महापुरुषों के उच्च विचार, विविधता में एकता व धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में क्या पिछड़ गया था? तो उत्तर है, इसका मुख्य कारण संकुचित मानसिकता का होना है। इन रूढ़ियों ने भारत की गतिशीलता पर दुष्प्रभाव डाला है। यद्यपि पुराने भारत पर नज़र डालें तो भारत में मानसिकता, सजगता और तकनीकी कौशल का अतुल भंडार था। यहाँ लोगों में रचनात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। लोगों की प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने का प्रयास किया था, जिसके उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। परंतु इन सब को भूलकर हमने अनुसरण प्रवृत्ति अपना ली। इसका दुष्प्रभाव ही था कि हमने अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को खो दिया। जहाँ हमने ब्रह्मांड के रहस्य खोजे थे, वहीं हम व्यर्थ के आडंबरों में भ्रमित होकर अपने ज्ञान को धूमिल कर चुके थे। जहाँ राजाओं ने साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी के लिए सुदूर देशों तक भारतीय संस्कृति का प्रसार किया था, वहीं हमारी संकीर्ण मानसिकता ने उस प्रसार पर रोक लगा दी। कहा जाता है कि महासागरों की यात्रा करने पर नर्क की प्राप्ति होती है। इन सब संकुचित विचारधाराओं ने भारत के विकास पथ को रोक दिया। भारत में व्याप्त निरक्षरता व समाज में बढ़ते जाति पाति ने भारत की गतिशीलता को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारी सोच के दायरे को अब धीरे धीरे जैसे जंग लगने लगा था। हमारी वैज्ञानिक चेतना इन आडंबरों, रूढ़ियों व संकीर्ण मानसिकता के नीचे दबकर रह गई। इसके विपरीत यूरोप भारत से भी कभी पिछड़ा हुआ था। अपनी वैज्ञानिक चेतना तथा बुलंद जीवन शक्ति और विकसित मानसिकता के कारण तकनीकी विकास में भारत से आगे निकल गया। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में विद्वानों के कई मत हैं। आपके अनुसार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा? तर्क सहित लिखिए। उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत रहे हैं। नंबर 1, कुछ विद्वान मानते हैं कि अकस्मात किसी दुर्घटना के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, पर इसका प्रमाण किसी के पास नहीं है। दूसरा है, कुछ मत के अनुसार सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। यह नदी भयंकर बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं बाढ़ों के कारण इस घाटी का अंत हो गया। तीसरा है, कुछ मत के अनुसार तो मौसम परिवर्तन से जमीन सूख गई हो और उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल गई हो। इस मत के तो कुछ सबूत भी मिलते हैं, जैसे खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो सभ्यता के खंडहर बालू की सतह के नीचे मिले। विद्वानों के अनुसार बालू के कारण जमीन की सतह ऊंची उठती गई
और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। इसी का चौथा अंश है, लेकिन मेरे अनुसार बदलते मौसम के कारण उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदल जाना इस सभ्यता के अंत की शुरुआत रहा होगा, क्योंकि एक सभ्यता एक ही स्थान पर इतने लंबे समय तक प्रगति की ओर अग्रसर होती रही हो, वो यही तो नहीं उजड़ सकती। यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटी होती तो प्रमाण हमें अवश्य मिलते। दूसरा, नदी में बाढ़ के कारण तो ये भी थोड़ा भ्रम सा उत्पन्न करता है, परंतु यदि यह सत्य है तो इसका कोई कारण नहीं दिखता। आज भी भारत के कई हिस्सों में बाढ़ आती है और हर दूसरे वर्ष आती है। इससे तबाही अवश्य होती है, पर एक सभ्यता का नाश हो जाए इस मत का समर्थन करने का मन नहीं करता। इसलिए विद्वानों द्वारा तीसरे मत से ही सहमति लगती है कि इस सभ्यता का अंत मौसम के परिवर्तन के कारण रहा होगा, क्योंकि मौसम ने उसकी कृषि संबंधी व भरण पोषण संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर वहाँ की भूमि को रेगिस्तान में तब्दील कर उस सभ्यता को दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही हमें एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि उनके रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। उन्होंने भारत के विषय में ऐसा क्यों और किस संदर्भ में कहा है? तो उत्तर है, नेहरू जी ने यह कथन सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कहा है, क्योंकि सिंधु घाटी जितनी विकसित सभ्यता का उल्लेख कम ही देखने को मिलता है। उनके अनुसार ये विकसित सभ्यता थी। उस विकास को पाने के लिए इस सभ्यता ने हजारों वर्षों का साथ लिया होगा। इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से व्यापारिक संबंध कायम किए थे। इस सभ्यता में नागर सभ्यता बड़ी उत्तम थी। नेहरू जी के अनुसार आधुनिक भारत को 6-7 हजार साल पुरानी इस सभ्यता से जोड़ता है। इसलिए नेहरू जी ने इसे भारतीय सभ्यता की भोर वेला कहा है। भोर वेला यानी 6 बजे से पहले का जो समय होता है सुबह का, उसे भोर वेला कहते हैं, जो एक छोटे बच्चे की तरह नहीं बल्कि आरंभ से ही विकसित सयाने रूप में विद्यमान थी। इस सभ्यता ने सुदूर वस्तुओं का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के लिए उपयोगी ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया था, जिसने आगे चलकर भवन निर्माण व जल निकासन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया। यह भारत के लिए सिंधु सभ्यता व मोहनजोदड़ो के कारण ही संभव हो सका है। तो इस प्रकार से देखिए 4 प्रश्न थे महत्वपूर्ण। इसके बाद भी बाकी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर नोट करें। धन्यवाद।